ओके अतिका, थैंक यू। ऑल राइट। ओके सुखमनी, ऑल राइट। स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन, ठीक है। एक दो और लोग स्टूडेंट आ गए, ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। और अब लोग ज्वाइन करेंगे तो धीरे धीरे आते रहेंगे, ठीक है। तो डे 4, 3 मंथ्स के कंप्लीट हो गए हैं। जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। आज सितंबर के करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। हैप्पी, इसको इरेज कर दो, अगर वो इरेजर होगा, बाय मिस्टेक हो गया होगा, इसको इरेज कर दो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला करंट अफेयर है, ठीक है। पहले करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट है। CSIR और CMERI। तो इसके फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ क्या है, ठीक है। CSIR है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। और CMERI, ठीक है, CMERI है आपका, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो दोनों के फुल फॉर्म याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों ऑपरेट करते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और उन्होंने वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री बनाया है, जो जनरेट कर सकता है ऑलमोस्ट 12,000 से 14,000 यूनिट। तो आपको ऐसे ही पूछ सकता है CSIR और CMERI, ठीक है। फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री डेवलप किया इन लोगों ने, ठीक है। तो ये 12,000 से 14,000, ये 12,000 से 14,000 यूनिट ऑफ क्लीन एनर्जी एंड ग्रीन पावर जनरेट कर सकता है। तो इंडिया का मैंने आपको बताई था कल कि सोलर एनर्जी से इंडिया को जनरेट करना है 100 गीगावाट। इस मंथ में भी सोलर एनर्जी से काफी इंपॉर्टेंट रिलेटेड करंट अफेयर है, तो उसको हम लोग देखेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा ये चीज, कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री ये है, ठीक है। पेस ज्यादा हो तो बता दीजिएगा, ठीक है, बीच में। फिर देखिए, WHO ने एक रिसेंटली सर्वे किया था, ठीक है। उसका सर्वे का नाम था ग्लोबल पल्स सर्वे। तो कोविड-19 सिचुएशन में आप लोगों ने देखा होगा कि कि लोगों को रिलीफ नहीं मिल पा रहा, जो पैंडेमिक चल रहा था, सारा ध्यान उस तरफ चला गया। तो लोगों को इम्यूनाइजेशन से जो है वो वहाँ पर पहुंच नहीं पाया, जो इम्यूनाइजेशन रेगुलर चलता रहता था, लोगों को मिलता रहता था। तो ग्लोबल पल्स सर्वे एक ऑर्गेनाइज किया था, उसमें इस बात का ये पता चला कि कितना गैप आ गया इम्यूनाइजेशन नहीं मिलने से। तो WHO की ये इन्हें रिपोर्ट किया था ये। तो ये देखिएगा, इंडिया और जापान, इनके बीच में एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है धर्म गार्जियन, ठीक है। इंडिया और जापान, इसके बीच में एक्सरसाइज होती है और इसका नाम है धर्म गार्जियन, ठीक है। फिर देखिए, एक और एक्सरसाइज होती है इंडिया जापान, ये होती थी आर्मी के बीच में, ये होती है एयरफोर्स के बीच में। बस आप एक्सरसाइज का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज का नाम है सिन्यू मैत्री। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये भी देखा था, लास्ट टू लास्ट क्लास में, ठीक है, डे 2 के करंट अफेयर में, कि जापान ने इस बार पार्ट लिया था मालाबार एक्सरसाइज में। तो मालाबार जो एक्सरसाइज होती है जनरली, वो इंडिया और US के बीच में होती है, ठीक है। तो ये दो एक्सरसाइज, धर्म गार्जियन और सीनियो मैत्री। देखिए, सीनियो तो जापानीज नेम है, तो जब आपको ये सीनियो देखेगा तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा, नाम से ही पता चल जाएगा यहाँ पे जापान से एक्सरसाइज से रिलेटेड है ये, ठीक है।
तो ये धर्म गार्जियन याद रखिएगा, धर्म गार्जियन एंड सीनियर। तो जापान ने इस बार इसमें पार्टिसिपेट किया था आपका मालाबार एक्सरसाइज में, ठीक है। तो जापान ने और क्या ज्वाइन किया है, कोप इंडिया ज्वाइन किया है। ये भी इंडिया यूएस एयरफोर्स एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा, कोप इंडिया, ठीक है। फास्ट हो तो एक बार बता दीजिएगा। फिर देखिए, इंडियाज फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ सैटेलाइट, इंडिया की फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ सैटेलाइट, ठीक है, एस्ट्रोसेट। उसने डिटेक्ट किया है एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लाइट, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लाइट एक गैलेक्सी से उसने डिस्कवर की है। और उस गैलेक्सी का क्या नाम है, उस गैलेक्सी का नाम ये है AUDFS-01, ठीक है। इस गैलेक्सी से डिस्कवर की है। जो मैंने कल आपको एक एरीज का इसके इंस्टीट्यूट बताया था ना, देखिएगा कल जो पीपीटी थी उसमें लिखा होगा इसके बारे में भी, ठीक है। तो आज इसके बारे में बता रहा हूँ, एरीज इंस्टीट्यूट से इसको ऑपरेट किया गया था, और वो है नैनीताल में, वो मैंने आपको बताया ही था। तो पिछला वाला भी रिवाइज हो गया, और ये भी ध्यान रखिएगा कि गैलेक्सी से जहाँ पे ये अल्ट्रा वायलेट एक्सट्रीम लाइट डिटेक्ट की गई है, उस गैलेक्सी का नाम है AUDFS-01। फिर देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने रिलीज किया एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया, ये रिपोर्ट है, ठीक है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने रिलीज किया था, ठीक है, डेटा ऑन फार्मर सुसाइड। तो ये इसी रिपोर्ट का पार्ट था, ठीक है। तो पूरा डेटा उसमें सही से नहीं दिया, ठीक है, रोक दिया गया डेटा अवेलेबल कराने के लिए। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स कौन कौन रिलीज करता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ओके। फिर देखिए, इंडिया और रशिया के बीच में एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है इंद्र, ठीक है। तो ये देखिए, इसको तो देख के ही पता लग रहा है कि इसमें देखिए IN से इंडिया हो गया और R से रशिया हो गया। तो इंद्र, इसको तो याद रखना बहुत ही इजी है, ठीक है, एक्सरसाइज को, इस वाली को। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, इंडिया और रशिया के बीच में इंद्र होती है। फिर देखिए, इंडिया और यूएस, इंडिया नेवी और यूएस के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी, पासएक्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दो एक्सरसाइज ये हो गई, इंडिया और रशिया के बीच में इंदिरा हो गई, और पासएक्स हो गई इंडिया नेवी और यूएस के बीच में। फिर देखिए, वर्ल्ड कोकोनट डे, ये होता है 2 सितंबर को। और इस बार की जो थीम थी वो थी इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड, ठीक है, इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड, ये थीम थी इस बार की। फिर देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, बस क्या है, इतना सब नहीं पढ़ना जो लिखा हुआ है, आपको क्या देखना है, जो रेड में मार्क कर रखा है मैंने। इंडिया की रैंक थी 140 हैप्पीनेस में, और टॉप किसने किया था, फिनलैंड ने, बस ये दो चीजें याद रखनी है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं देखना है। फिनलैंड ने टॉप किया था हैप्पीनेस में, और इंडिया की रैंक थी 140, दैट्स इट। इसके बारे में आगे बात करेंगे थोड़ा, ठीक है, इसके बारे में आगे देखेंगे। और कुछ अमेंडमेंट है, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये पूछता है आपसे। यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा कि जो 8th शेड्यूल है, ठीक है, हम लोग शेड्यूल पढ़ेंगे सारे। 8th शेड्यूल जो है उसमें 22 लैंग्वेज है, ये सीधे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 8th शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितनी लैंग्वेज है। तो ये आपका क्वेश्चन सीधे सीधे पॉलिटी से बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये सब न्यूज में रहता है, ये मैंने बैकग्राउंड लिखा है अपने आप से, तो ये बैकग्राउंड है इसका, ये लैंग्वेजेस ये न्यूज में था, और ये मैंने बैकग्राउंड आपको ये दिया है। अभी आगे हम लोग देखेंगे जो दो अमेंडमेंट है ना इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग देखेंगे वहां पे, उसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो बेसिकली ये न्यूज ये थी कि उर्दू एंड इंग्लिश को इसमें ऐड किया गया था, ठीक है। तो एक बिल पास हुआ था, और 5 लैंग्वेजेस थी, नेमली उर्दू, हिंदी, डोगरी, इंग्लिश एंड कश्मीरी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, ये बिल अप्रूव किया गया था। तो आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा, 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज होती हैं, 22। फिर देखिए, वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। फास्ट तो नहीं हो रहा ना, ठीक है ना, अभी फास्ट तो नहीं हो रहा।
ओके ओके, ठीक है ठीक है, मतलब सही जा रहा पेस आज। ओके ऑलराइट। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स ऑर्गेनाइजेशन वीपो ये रिलीज करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। और इंडिया की जो रैंक थी, ठीक है, पहली बार टॉप 50 कंट्री में आई, तो ध्यान रखिएगा इंडिया की रैंक है 48, ठीक है। और जो थीम थी इस बार की वो थी हु विल फाइनेंस इनोवेशन, ये इसकी थीम थी, हु विल फाइनेंस इनोवेशन। फिर देखिए वाटर हीरो कॉन्टेस्ट, वाटर हीरोज कॉन्टेस्ट लॉन्च किया था जल शक्ति मिनिस्ट्री ने, ठीक है। और आपको मैंने बताया था, ध्यान रखिएगा टैप वाटर 2022 तक 24 तक सबको पहुंचाना है, ये गवर्नमेंट की डेडलाइन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वाटर हीरोज कॉन्टेस्ट जल शक्ति मिनिस्ट्री का है ये, ठीक है। बिम्स्टेक के बारे में देख लीजिए, ठीक है, 7 कंट्रीज हैं बेसिकली बिम्स्टेक में। अभी ना अगली क्लास में आपको एक्रोनिम दूंगा सारे, ठीक है, जिसमें आपको जितने भी कंट्रीज जो छोटे छोटे कंट्रीज होती है ना, 4 4 5 5 कंट्रीज का ग्रुप है, उसको आपको याद करवा दूंगा सारे, ठीक है। हाँ, तो बिम्स्टेक में देखिए बेसिकली 7 कंट्रीज हैं, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है, ऐसे करके है। हाँ भी पूछो। हैंड रेज किया आपने, आपका माइक नहीं कनेक्टेड है अभी, पता नहीं मतलब, या मेरे को ही नहीं दिख रहा। हैंड रेज किया पर आपका माइक नहीं कनेक्टेड है। तो इसमें जो कंट्रीज हैं बिम्स्टेक में, ठीक है, वो है बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान एंड नेपाल, ठीक है। इन सब के एक्रोनिम मैं आपको एक क्लास में कर दूंगा। हैप्पी को कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन आपको टिस्मैट में पूछा जा सकता है। तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड अनाउंस किया कि वो 250 इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोक्योर करेगा टाटा मोटर्स एंड होंडाई मोटर्स से। तो टाटा मोटर्स जो है वो सप्लाई करेगा नेक्सॉन, तो ध्यान रखिएगा टाटा मोटर्स की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो है नेक्सॉन, ठीक है। और हुंडई की जो है वो है कोना इलेक्ट्रिकल, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपसे टिस्मैट में पूछ सकता है, ये टिस्मैट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए एक मीट हुई थी डिफेंस मिनिस्टर की रशिया में कैपिटल मॉस्को में, ठीक है। तो या इस मीट में क्या है कि एक साइन किया गया एग्रीमेंट, ठीक है, AK-203 राइफल्स डील की गई बनाने के लिए। तो ये कहाँ पे बनाई जाएंगी ये राइफल जो है AK-203 राइफल डील, ये कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये बनाई जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये राइफल आपकी यहाँ पे बनाई जाएंगी, कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उत्तर प्रदेश। फिर देखिए ये कल मैंने बताया था G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीट हुई थी वो सऊदी अरेबिया में हुई थी, सऊदी अरेबिया ने होस्ट की थी फॉरेन मिनिस्टर G20 की मीट। फिर देखिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसने रिसेंटली रिलीज की एक रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट का नाम था एनहेंसिंग नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन फॉर फूड सिस्टम, ठीक है, एनहेंसिंग नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन फॉर फूड सिस्टम। तो इस रिपोर्ट में बेसिकली क्या था कि जो जो भी फूड लॉस हो रहा है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, कैसे उसको कम करें, जो चेंजेस आ रहे हैं उसको कैसे अडॉप्ट करें, तो ये सब चीज़ें थी। तो आपको क्या याद रखना है, बस रिपोर्ट का नाम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने ये रिपोर्ट रिलीज की थी, एनहेंसिंग नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन फॉर फूड सिस्टम। फिर देखिए आपसे पूछ सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट 22 क्या है। तो देखिए इस्टेब्लिशमेंट 22 एक बेसिकली कमांडो की एक फोर्स है, ठीक है, जो तिब्बतन रिफ्यूजीज थे, ठीक है, उनको लेकर के बनाई है। और इंडिया इसको सपोर्ट करता है, हेल्प करता है काफी, जब
अपराइजिंग हुई थी तिब्बतन में चाइना की वजह से। तो उसके उसको तिब्बतन रिफ्यूजीज जो थे उन्होंने शेल्टर लिया था, और उसका एक फोर्स बनाई उन्होंने खुद की, उसका नाम है इस्टेब्लिशमेंट 22। तो आपको क्या याद रखना है, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट 22 किससे रिलेटेड है, तिब्बतन रिफ्यूजीज से। डेट्स इट। ये देखिए ये न्यूज में था इस बार, तो मैंने इसको डाला और फिर मैंने देखा पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जीरो आवर क्या होता है टिसनेट में। ठीक है, तो ये पूछा गया था, जो जीरो आवर जो है वो इमिडिएटली स्टार्ट होता है आफ्टर क्वेश्चन आवर्स। हम लोग पार्लियामेंट पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग इस सब टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मेंबर कैन, इसमें क्या है, स्टार्ट होता है आफ्टर क्वेश्चन आवर। तो क्वेश्चन आवर क्या होता है, जो फर्स्ट आवर होता है, ठीक है, एवरी पार्लियामेंट्री सीटिंग का, उसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन आवर। और ये शिफ्ट कर दिया गया था 11 AM से टू 12 नून तक राज्यसभा में 2014 में। ठीक है, तो मेंबर्स जो होते हैं पार्लियामेंट के, वो क्वेश्चन पूछते हैं मिनिस्टर्स के, मिनिस्टर्स जो होते हैं उनसे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, फर्स्ट आवर आपसे सीधे क्वेश्चन आपने यही पूछेगा कि फर्स्ट आवर होता है या इसके बाद होता है, तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा, द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सीटिंग होता है क्वेश्चन आवर। और जीरो आवर जो स्टार्ट होता है वो होता है इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर। ठीक है, मेंबर वहां पे रेज कर सकते हैं, ठीक है, मैटर विदाउट एनी प्रायर नोटिस। ओके, ऑलराइट, ठीक है ना। पेस थोड़ा सा मुझे लगता है ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा स्लो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये न्यूज़ बता पर थोड़ी जोग्राफी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो देखिए विंध्या जो सिस्टम है, रेंज है, वहाँ पर डायमंड्स थोड़े ज़्यादा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, डायमंड के लिए जो फेमस है वो पन्ना और गोलकोंडा, गोलकोंडा फेमस है। ठीक है, यहाँ पर माइंस है डायमंड की। और लीडिंग डायमंड प्रोड्यूसर कंट्री कौन है, वो है बोत्सवाना। ये लीडिंग डायमंड प्रोड्यूसर कंट्री है बोत्सवाना। ठीक है, तो ये माइंस है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस लीडिंग डायमंड प्रोड्यूसर कंट्री ध्यान रखिए। और इंडिया में कहाँ है, पन्ना और गोलकोंडा। ठीक है, तो बेसिकली न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ ये थी कि जो जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, उसने अपना इनोग्रेट किया फर्स्ट वर्चुअल बायर एंड सेलर मीट। तो न्यूज़ कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में गोल्ड की माइंस कहाँ है, तो पन्ना में है और गोलकोंडा में। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो तीन न्यूज़ में ध्यान रखिएगा, पन्ना, गोलकोंडा एंड बोत्सवाना, ये लीडिंग डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्री है। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, आसाम में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। नामेरी और कार्बी एंगलोंग हिल्स भी यहाँ पे आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नेशनल पार्क वगैरह भी सब करेंगे हम लोग। ठीक है, जब ज्योग्राफी में करेंगे तो सारे करेंगे और अच्छे से करेंगे ताकि याद रह जाए सारे। तो अब ये इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ में ध्यान रखिएगा, काजीरंगा आसाम में है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वन हॉर्न राइनोसोर्स आपको देखने को मिलते हैं। देखिए एक सींग रहते हैं, वन हॉर्न राइनोसोर यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। तो इंडिया का एक विजन है, इंडिया राइनो विजन 2020, ये 2005 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो आप लोग बस ये नेशनल पार्क यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछ सकता है। तो ये केशवानंद भारती थे, ये हेड थे सीर ऑफ एडनीर मठ इन केरला सिंस 1961। ठीक है, ये मठ थे। तो पॉलिटी में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो सबसे बड़ा एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, ठीक है, कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा वो केशवानंद भारती केस था, उससे रिलेटेड है। और ये केशवानंद भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ पूछता है तो केशवानंद भारती आप लोग ध्यान रखिएगा, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर रोशन, आप ये केशवानंद भारती में पूछ रहे हैं, राइट टू प्रॉपर्टी। अच्छा, इसका इसमें तो बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, तो इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मेरे को भी देखना पड़ेगा इसको, केस को एक बार।
काफी पहले पढ़ा था, तो इसको कर देंगे डिटेल में डिस्कस एक बार। पॉलिटी संडे को पॉलिटी क्लास है ना, उसमें डिस्कस हो जाएगा केशवानंद भारती केस, ठीक है। तो टिसनेट के लिए बस इतना ध्यान रखिएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्डिक्ट था वो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड था। हाँ, फिर देखिए थर्ड एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम, ठीक है। ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी हनोई में और इन वियतनाम, ठीक है। ध्यान रखिएगा हनोई वियतनाम में हुई थी ये थर्ड इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम। फिर देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन ईयर, ये होता है 7 सितंबर को, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एवर कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट, इसको सेटअप किया गया जम्मू एंड कश्मीर में सेटअप किया गया। तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट एवर कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट, इसको जम्मू एंड कश्मीर में सेटअप किया गया इन कोलैबोरेशन विद कनाडा। ध्यान रखिएगा फर्स्ट एवर कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसने रिलीज किया अपना एजेंडा फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट, ठीक है। तो आगे आएगा तो वहां पे देख लेंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट हुई और इसको अब ये आज आपको बताया था टोटल 121 कंट्रीज हैं, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। और ये भी बताया था मैंने कि इतना प्रोड्यूस कर लिया सोलर एनर्जी से 35 गीगावाट, 100 गीगावाट का टारगेट है सोलर एनर्जी से, सोलर एनर्जी से 100 गीगावाट का टारगेट है बाई 2022 तक। और टोटल टारगेट कितना है? 175 गीगावाट है बाई 2022 तक। लेकिन ये 175 कैसे है? 100 प्लस 75, ठीक है। 100 सोलर से है जो भी बताया आपको, फिर ये 75 में आपका विंड आ जाता है और हाइड्रो आ जाता है, ठीक है। कई चीजें आ जाती छोटी छोटी सारी मिला के। ये ध्यान रखिएगा इंडिया और यूएस के बीच में साइन हुआ था ये कॉमकासा, कॉमकासा का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली जो एग्रीमेंट है इसमें क्या है कि दोनों कंट्री जो है एक दूसरे को हेल्प करेंगी कम्युनिकेशन में, ठीक है। जैसे कम्युनिकेशन में लूप होल होते हैं और सही से इंटेलिजेंस नहीं मिल पाता है चीज़ों का, तो उसके लिए ये हेल्प करेगी यूएस इंडिया को। ये एग्रीमेंट हुआ है पोर्ट्स वगैरह में, जैसे कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन की इतनी अच्छी नहीं होती है, तो यूएस जो है इंडिया की हेल्प करेगी। दो और एग्रीमेंट, एक लेमुआ करके था, ठीक है, लॉजिस्टिक्स पे था वो, और एक और था, ठीक है। बताइएगा आप लोग मेरे को देख के, 3 एग्रीमेंट थे, तो तीनों के बस नाम ध्यान रखिएगा, वहां पे देखोगे तो आप याद आ जाएगा, कॉमकासा, लेमुआ, एक और होगा। ये देखिए ये तो कल बताया था केवी कामत के अंडर बनाई गई थी एक कमिटी, ठीक है ना, आपको याद ही होगा रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स, ये न्यूज में था इस बार भी, सितंबर में भी। फिर देखिए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसने रिलीज की अपनी रिपोर्ट, और रिपोर्ट का नाम था हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन, ठीक है, एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। तो ये 75th राउंड था नेशनल सैंपल सर्वे का। अब आपको ये ध्यान रखिएगा, पहली बात तो ये रिपोर्ट ध्यान रखिएगा, नंबर 1। नंबर 2, केरला हाईएस्ट लिटरेसी रेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, केरला हाईएस्ट लिटरेसी रेट। बॉटम वाला मत देखिए, टॉप वाला बस देख लिए। और ये देखिए ओवरऑल लिटरेसी रेट इंडिया क्या है? 77.7, 777 आराम से याद रह जाएगा, 7 क्यूब, ठीक है, 7 क्यूब आराम से याद रह जाएगा आपसे। ओवरऑल लिटरेसी रेट पूछता है इंडिया का तो 7 क्यूब, वैसे ओवरऑल ही पूछेगा, ऐसे रूरल और अर्बन नहीं पूछेगा, तो आप लोग ऐसे ध्यान रखिएगा 7 क्यूब यानी कि 777, 77.7, ठीक है। फिर देखिए इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब होता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे होता है सितंबर 8 को, ठीक है। और इस बार की थीम थी लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड लिटरेसी इन इंडिया, ठीक है, ये इसकी थीम थी। और 777 मैंने आपको बता दिया, ये इंडिया का लिटरेसी रेट है, 7 क्यूब, ऑलराइट। चलिए फिर देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारी इंपॉर्टेंट है, पर जिसमें लगता है कि हाँ ये आ ही सकता है एग्जाम में, तो उसमें मैं और भी एम्फेसाइज आपको जोर देके बता देता हूँ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडिया की रैंक 102 एवं 117 कंट्रीज, ठीक है।
ध्यान रखिएगा 102। तो 102 ऐसे आपको नहीं ध्यान रहा तो ध्यान देख लीजिएगा, नेट पे सर्च कर लीजिएगा। इमरजेंसी नंबर्स होते हैं, तो 102 किसका इमरजेंसी नंबर है, उससे आपको याद रह जाएगी रैंक 102। ये देखिए, इनका फेस देख लीजिए, बस यहाँ वहाँ पे ये फेस आ सकता है। डेविड एटनबरो, इनको कन्फर्ट किया गया प्रेस्टिजियस इंदिरा गांधी पीस प्राइज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेविड एटनबरो, इनका अच्छे से फेस देख लीजिए, ठीक है, याद रखिएगा, ये है डेविड एटनबरो, और इनको प्रेस्टिजियस इंदिरा गांधी पीस प्राइज से नवाजा गया है। ये देखिए सॉफ्टवेयर का है, रियल मैंगो सॉफ्टवेयर। ध्यान रखिएगा, रियल मैंगो सॉफ्टवेयर रेलवे का है, ठीक है। तो इसमें क्या करते थे कुछ लोग, इस सॉफ्टवेयर का यूज करके ना तत्काल बुकिंग को मैनिपुलेट करते थे। तो इसको कैच करने के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। रियल मैंगो सॉफ्टवेयर ध्यान रखिएगा, ठीक है, आईआरसीटीसी रेलवे से रिलेटेड है रियल मैंगो सॉफ्टवेयर। तो ऐसे ध्यान रख लीजिएगा, रियल रेलवे, रियल रेलवे, ठीक है, रेल रियल, तो आपको ध्यान रह जाएगा, वहां पर याद आ जाएगा। फिर देखिए, यूनाइटेड नेशन ने रिलीज की लेवल्स एंड ट्रेंड इन चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है, लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट। तो यूनाइटेड नेशन की ये रिपोर्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इंडिया में जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो कितना हो गया, 34। इसको भी याद रखिएगा, 34 हो गया है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इन 2019 रिपोर्ट के हिसाब से। फिर ये देखिए, फेक न्यूज को चेक करने के लिए बांग्लादेश गवर्नमेंट ने एक कैंपेन चालू किया था, इसका नाम है असोल चीनी, ठीक है, असोल चीनी, ये बांग्लादेश गवर्नमेंट का कैंपेन है, असोल चीनी। तो इसको इंग्लिश में रियल शुगर बोलते हैं, मतलब इसका मतलब हुआ असली चीनी, रियल शुगर, ठीक है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे होता है 10 सितंबर को, और इस बार की जो थीम थी वो ये थी, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे थीम हैज बीन वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। ध्यान रखिएगा, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। तो ये इस बार की थीम थी, इसको याद रखिएगा आप लोग भी, ठीक है। फिर देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, ये बेसिकली क्या था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन सुन लीजिए एक बार। जर्मनी ने ये नेशनल वार्निंग डे एक तरीके से प्रिपेयर करने के लिए पॉपुलेशन को एक अलार्म सायरन बजाया था, ठीक है। तो पूरा जर्मनी जो है वो इस इमरजेंसी अलार्म से रेजोनेट हुआ था। तो इससे उनकी प्रिपेयरनेस चेक करने के लिए किया था कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है और आप लोग को ये बताना हो कि हाँ इमरजेंसी सिचुएशन है, उसके लिए इस अलार्म का यूज़ किया गया। तो नेशनल वार्निंग डे 10 सितंबर को नेशनल वार्निंग डे भी ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो जर्मनी ने ये अलार्म को रिसेंटली यूज किया था, बस सुन लीजिए, ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है इसको, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 रिपोर्ट, ठीक है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 रिपोर्ट, और इंडिया में इसकी पोजीशन देखिए हो गई है 105, ठीक है, आउट ऑफ 162, 105, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और स्विट्जरलैंड की फर्स्ट रैंक थी, तो अपनी कंट्री की याद रखिएगा 105। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। फिर देखिए, 5 स्टार विलेज स्कीम, ध्यान रखिएगा, पोस्ट ऑफिस की है, ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लॉन्च की है 5 स्टार स्कीम, 5 स्टार विलेजेस स्कीम। ये एक तरीके से फ्लैगशिप स्कीम है रूरल इंडिया के लिए, जहाँ पर ये सब चीज़ें जो है उनके फंक्शन होते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है, सर्टिफिकेट, ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें जो रहती हैं ये ऑपरेट करती हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे आपको बस कितना ध्यान रखना है, 5 स्टार विलेज स्कीम पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है, बस इतना ध्यान रखना है, पोस्ट ऑफिस से। फिर देखिए, इंडिया एंड जापान ने साइन किया लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। तो आपको बस ये सब नहीं, जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि जापान जो है वो थर्ड लार्जेस्ट सोर्स है एफडीआई का इंडिया में, और पहले दूसरे में कौन से हैं, मॉरिशियस एंड सिंगापुर।
तो एफडीआई का लार्जेस्ट सोर्स ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर देखिए ये दोनों बता ही दिया, ठीक है। शिन्यू ये जापानीज टर्म है ही है, तो पता चल जाएगा कि जापान के साथ एक्सरसाइज हो रही है ये। और धर्म गार्जियन भी बता दिया, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। धर्म गार्जियन, तो इसको ऐसे ध्यान रखिएगा कि जापान जो है अपने एथिक्स के लिए हमेशा से जाना जाता है, ठीक है। बहुत काम करता है, तो धर्म से काम करता है, एक बिल्कुल राइट अप्रोच, ठीक है। कोई जुगाड़ नहीं, मेहनत करते हैं और एकदम परफेक्ट हर चीज को करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प को इनको नॉमिनेट किया गया था नोबेल पीस प्राइज के लिए 2021 में, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये जरूरत नहीं है याद रखने की, उससे पहले जो जिनको मिला है उनके नाम है, ठीक है, प्रेसिडेंट को। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इनको नॉमिनेट किया गया था डोनाल्ड ट्रम्प को। फिर ये यहाँ पे थोड़ी टिस्मैट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो ध्यान रखिएगा आप इसमें। टिकटॉक जो है, ठीक है, वो किसका था? बाइट डांस का था। बाइट डांस एक चाइनीज कंपनी है, तो ध्यान रखिएगा टिकटॉक जो है वो बाइट डांस की थी, ठीक है। तो बेसिकली मैटर क्या था, मैटर भी बता देता हूँ तो आपको याद रह जाएगा। मैटर ये था कि यूएस ट्रम्प ने टिकटॉक को बोला कि जितने भी आपके जो इंफॉर्मेशन डेटा आप हमसे लेते हो उसके जो सेंटर है ना वो चाइना में इंस्टॉल्ड है। तो यूएस ने बोला कि वहां पर क्यों इंस्टॉल्ड है, आप लोग यहाँ इंस्टॉल करिए ना सारे सेंटर। आप सारा डेटा यहाँ से ले जा रहे हैं, कल को आपको कुछ हुआ तो आप वो डेटा हम लोग के अगेंस्ट में यूज करेंगे। तो आप लोग काम करिए यहाँ पे, लेकिन डेटा सेंटर यहीं रखिए, ठीक है। तो इसको लेकर के वार्निंग दी, क्या कहते हैं, चाइना को। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, टिकटॉक बाइटांस की, बाइटांस ओनर था, ठीक है। फिर ये देखिए इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, ठीक है। तो आयुष्मान खुराना को इन्होंने अपॉइंट किया है फॉर प्रमोटिंग एंड सपोर्टिंग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ ने रिसेंटली अपॉइंट किसको किया है? आयुष्मान खुराना को, एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, ठीक है। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। आज क्लास से 10:30 पे ओवर कर देंगे, जितना भी हो जाएगा, ठीक है। और कल कंटिन्यू करेंगे उसको। फास्ट तो नहीं हो रहा ना? फास्ट हो रहा है तो बता दिए, थोड़ा स्लो कर देंगे। ओके ओके, फाइन, ठीक है, तब तो परफेक्ट है। एक्चुअली क्लास 7:30 पे ही रख लेते और पूरी हो भी जाती, लेकिन जितने लोगों ने मैसेज किया उसमें से मुझे एक भी नहीं दिखा क्लास में अभी तक। तो कल से क्लास अपने ही टाइम के हिसाब से रखेंगे, ठीक है। फिर देखिए, ये उतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा सेबी के करंट चेयरमैन कौन है। सेबी जो है वो ये रेगुलेटर है, ठीक है। ये शेयर मार्केट में रेगुलेटर का रोल प्ले करता है सेबी, ठीक है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इनके जो करंट चेयरमैन है उनका नाम है अजय त्यागी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, सेबी के बारे में ये इंफॉर्मेशन है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। फिर देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक पार्ट लिया एक प्रोग्राम में, उसका नाम है गृह प्रवेश, ठीक है। गृह प्रवेश का, इस प्रोग्राम का एम ये है कि सबको घर देना है 2022 तक, ठीक है। तो 2024 तक वाटर दे देंगे और 2022 तक सबको घर दे देंगे, ठीक है। तो दोनों की डेडलाइन ध्यान रखिएगा। तो 2022 तक घर देना है सबको, जब घर हो जाएगा सबको तो फिर 2024 तक सबको पानी दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। फिर देखिए, हिंदी दिवस, हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है। और जो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 343, ठीक है, वो डील करता है लैंग्वेजेस से। और वर्ल्ड हिंदी डे और
अपना हिंदी दिवस दोनों की डेट में डिफरेंस है। एक होता है 10th ऑफ जनवरी को, एक होता है 14th ऑफ सितंबर को। ठीक है, तो अपना वाला ध्यान रखिएगा, 14 सितंबर को होता है जो हिंदी दिवस। और जो लैंग्वेज ये डील करता है इससे, ऑफिशियल लैंग्वेजेस से। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज दो हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश। ये दो ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, तो आर्टिकल 343 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इससे डील करता है। फिर देखिए यूनाइटेड नेशन के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। कब बना था? 1945 में बना था। ठीक है, सेक्रेटरी कौन है इस समय यूनाइटेड नेशन के? एंटोनियो गुटेरेस इस समय सेक्रेटरी है इसके। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी बीच बीच में कवर करते रहेंगे। ठीक है, ताकि करंट अफेयर के साथ साथ देखिए जो बैकग्राउंड होता है उसका भी हिस्ट्री हो बैकग्राउंड में, या ज्योग्राफी हो बैकग्राउंड में, तो वो भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं न्यूज़ में अगर आ रहा है। और साथ में ये भी चीज़ थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। ध्यान रखिएगा, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस है। ये देखिए वर्ल्ड राइनो डे। ठीक है, और लार्जेस्ट नंबर ऑफ वन हॉर्न राइनो कहाँ है? इंडिया में ही है। ठीक है, असम में आपने अभी पढ़ा था। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इसकी जो थीम थी इस बार, 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर। इस बार की थीम ये थी, वर्ल्ड राइनो डे की जो थीम थी वो थी 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर। अच्छा, ये इतना सारा देखिए घबराइए मत। ठीक है, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है बस इसमें, वही बताएंगे। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक यूनिफाइड पोर्टल, उसका नाम है यू राइस। ठीक है, और यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, जैसे हर स्टेट की यूनिवर्सिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ की भी एक यूनिवर्सिटी है, उसका यूनिवर्सिटी का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो यूराइज का फुल फॉर्म है यूनिफाइड रीइमेजिन्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ करते रहते हैं। तो ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, पर अब जो बताने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए यूपी जो है वो पहली स्टेट है, ठीक है, जिसने लॉन्च किया है इस पोर्टल को और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। ठीक है, एनईपी 2020। अब एजुकेशन के बारे में जान लीजिए। आपको पता होगा 3 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, पता है ना आपको? 3 सब्जेक्ट में डिवाइड होते हैं जिसमें लॉज बनाए जाते हैं, स्टेट, यूनियन और कंकरेंट। ठीक है, स्टेट लिस्ट में क्या होता है, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं स्टेट लिस्ट में, उसमें लॉज केवल स्टेट बना सकता है। फिर यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना, उन पे लॉज केवल गवर्नमेंट बना सकती है, यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, और कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें लॉज जो है दोनों बना सकते हैं, स्टेट भी बना सकती है और यूनियन भी बना सकती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। तो आप देखिए जो एजुकेशन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कौन सी लिस्ट में आता है। एजुकेशन आता है कंकरेंट लिस्ट में। और दूसरी चीज है कि आर्टिकल 21A, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब आर्टिकल पढ़ेंगे ना, जो आपकी संडे को क्लास होगी, उसमें आप लोग को बताया जाएगा कि आर्टिकल 21A इंट्रोड्यूस किया था बाई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ठीक है, अच्छा ब्रेक हो रही है वॉइस अभी? अभी आ रही है? बाकी लोग को भी ब्रेक हो रहा क्या? वॉइस से ब्रेक हो रहा है क्या बाकी लोगों को भी? नहीं हो रहा है? अच्छा, पद का मेरे ख्याल से आपके एंड से थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी सबका तो नेट ठीक आ रहा है। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 21 है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको डाला गया था। तो ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए है 6 to 14 ईयर्स। तो आपको क्या याद रखना है, यूपी फर्स्ट स्टेट जिसने कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 2020 को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। दूसरा, एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? 21A, जिसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये इसमें डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। और 6 to 14 ईयर्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, फिर आर्टिकल 30 जो है, ठीक है, कल इसको पॉलिटी में बढ़ा देंगे। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स होते हैं
टू इस्टेब्लिश, जैसे इंस्टीट्यूट होते हैं ना, तो उनके अपने राइट्स होते हैं कि कैसे उनको एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। अपने अपने राइट्स होते हैं, तो इसको डिटेल में डिस्कस करवा देंगे। अभी करेंगे तो कोई फायदा नहीं, फिर आप भूल जाओगे, क्योंकि आर्टिकल का एक फ्लो तब होगा सारे आर्टिकल पढ़ने का, उसमें मजा आएगा पढ़ने में अच्छे से आपको। ये देखिए यहाँ पर मैं बोल रहा था आपको बताने के लिए, इसमें तीन चीजें लैंग्वेज में हमेशा क्वेश्चन जो बनते हैं, हमेशा तीन चीजों पे बनते हैं यहाँ पे। या तो आपसे पूछ सकता है कि लैंग्वेज कौन से शेड्यूल में है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन से शेड्यूल में लैंग्वेज है, तो हमेशा याद रखिएगा 8th शेड्यूल जो है उसमें लैंग्वेज है, हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। तीन ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है कितनी टोटल लैंग्वेजेस है, ठीक है, वो है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। फिर तीसरा क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है वो होता है कि 71st अमेंडमेंट से, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई, तो कोंकणी, मणिपुर और नेपाली, ये 71st अमेंडमेंट से ऐड की गई थी, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन याद रखिएगा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। हाँ वो देख रहा, शायद उसके नीचे लिखा होगा शायद बोडो डोगरी मैथिली संताली। एक मिनट, एक पॉइंट है उसके नीचे मेरे ख्याल से बोडो डोगरी मैथिली संताली लिखा होना चाहिए। ठीक है, वही मैं सोच रहा था कि एक पॉइंट कहाँ गया। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू बताने के लिए। थोड़ा सा मैं भी सोचने लगा कि डिलीट हो गया क्या। तो वो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये दो अमेंडमेंट पूछता है, ठीक है, 71st और 92। तो 92 में ये चार आती हैं, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। तो प्रायोरिटी क्या है, पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट कि लैंग्वेज कौन से शेड्यूल में होती है, 8th शेड्यूल में। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, 92nd अमेंडमेंट एक्ट पूछता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा बोडो डोगरी मैथिली संथाली। फिर बहुत ज्यादा मन रह जाए याद करने का तो 71st याद कर लीजिएगा, ठीक है। और 22 लैंग्वेजेस होती हैं इसमें, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। थैंक यू यार बताने के लिए, नहीं तो ये इंपॉर्टेंट छूट जाता। फिर देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, ये होता है 23rd सितंबर को। ठीक है, और इस बार की जो थीम थी वो थी साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन 23rd सितंबर को होता है, और इस बार की जो थीम थी वो थी साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। तो ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा न्यूज में था। तो कालपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे है, चेन्नई में है, ठीक है। कालपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन ये है आपका चेन्नई में। फिर देखिए डीआरडीओ ने कंडक्ट किया एक सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ अभ्यास, ठीक है। तो ये एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट करने के लिए था, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं हीट, HEAT, ठीक है। तो डीआरडीओ ने इसको बनाया है अभ्यास। ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स न्यूज है। देखिए साइनोबैक्टीरिया जो है, ठीक है, वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं वाटर में बहुत ज्यादा, और ये जब बढ़ जाते हैं तो लगभग 300 एलिफेंट जो थे बोत्सवाना में वो किल हो गए, ठीक है। और लगभग 1/3 अफ्रीका के एलिफेंट जो है वो बोत्सवाना में है। तो कैपिटल ध्यान रखिएगा बोत्सवाना की क्या है, गैब्रोन, ठीक है। गैब्रोन ध्यान रखिएगा कैपिटल। तो यहाँ पे 300 एलिफेंट लगभग किल हो गए, और इसको आप लोग याद रखिएगा, कैपिटल याद रखिएगा बोत्सवाना की गैब्रोन है, ठीक है। फिर देखिए एविएशन कंपनी एयरबस, इसने लॉन्च किया 3 कॉन्सेप्ट फॉर फर्स्ट जीरो एमिशन कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट ऑन और दी हाइड्रोजन एयरक्राफ्ट। 2035 तक ये ऑपरेशनल होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एयरबस ये लॉन्च किया है कॉन्सेप्ट, ठीक है, फर्स्ट जीरो एमिशन कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट हाइड्रोजन एयरक्राफ्ट।
हाइड्रोजन के बारे में आगे कल के लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपको हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में बताएंगे कि कितना यूजफुल है ये, और क्या इस समय चल रहा है इसकी एनर्जी को हार्नेस करने के लिए। अगर कर लेते हैं तो कितना एडवांसमेंट होगा और कितना ज़्यादा क्लीन एनर्जी से डेवलप कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ठीक है। फिर फिर से वही देखिए 175, ये इंडिया का टारगेट है क्लीन एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी 175। और इस बार भी ये न्यूज़ में था, सितंबर मंथ में भी था, जून में भी था, जुलाई में भी था, और अभी हम देखेंगे अक्टूबर मंथ में भी न्यूज़ में था। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो इससे मिल ही जाएगा एग्जाम में। तो 175 गीगावाट, मैंने आपको बताया था कि 100 गीगावाट जो है वो क्लीन एनर्जी, सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, सोलर से, सन से। ठीक है। और ये रेस्ट जो है वो हो गया, हाइड्रो हो गया आपका, ठीक है, विंड हो गया आपका, इन सब से है। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि इंडिया का जो टारगेट है 100 वाट अचीव करने का सोलर से, 60 विंड से। ठीक है। फिर ये रेस्ट का क्लासिफिकेशन है। तो आप लोग ओवरऑल ध्यान रखिए कि 175 गीगावाट ये इंडिया का टारगेट है टोटल क्लीन एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बाई 2022 तक। ठीक है। इतना कम से कम ध्यान रखिएगा इसमें। फिर ये देखिए 2 वुमेन ऑफिसर्स हैं, ठीक है, इनका नाम है कुमुदिनी त्यागी, ठीक है, और रीति सिंह। ये फर्स्ट सेट ऑफ वुमेन एयरबोर्न कॉम्बिटेंट्स हैं और जो ऑपरेट करेंगी फ्रॉम वॉरशिप्स। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। तो 2 वुमेन ऑफिसर्स हैव बीन सिलेक्टेड एज ऑब्जर्वर्स, अभी इनको सिलेक्ट किया गया है इन द हेलीकॉप्टर स्ट्रीम ऑफ इंडियन नेवी। और ये पहली बार हुआ है इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है। इनको पहली बार एज ऑब्जर्वर सिलेक्ट किया गया है और ये कॉम्बिटेंट फील्ड रोल में पहली बार जा रही हैं इंडियन नेवी की तरफ से। तो आप लोग इनके नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़, फर्स्ट टाइम है हिस्ट्री में। और काफ़ी प्राइड की बात है, इतना लेट है, काफ़ी पहले हो जानी चाहिए ये सब चीज़ें। तो इनका नाम है कुमुदिनी त्यागी एंड रीति सिंह। फिर देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस होता है 21 सितंबर को। ठीक है। वर्ल्ड पीस डे भी बोलते हैं। और इस बार की जो थीम थी वो थी शेपिंग पीस टुगेदर। ठीक है। फिर देखिए वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे, ये भी 21 सितंबर को ही होता है। और इस बार की जो थीम थी वो थी लेट्स टॉक अबाउट डिमेंटिया। ठीक है। ये इस बार की थीम थी वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे। और इस बार की जो थीम थी वो थी लेट्स टॉक अबाउट डिमेंटिया। ठीक है। तो ठीक है ना, फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? इस फास्ट हो रहा तो आप बिल्कुल मेरे को पॉज कर दीजिएगा बीच में, मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा। ठीक है। या ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है, मतलब है ओके। फिर देखिए ये टाटा ग्रुप ने लॉन्च किया था फर्स्ट टेस्ट फॉर कोविड 19 करने के लिए, इसका नाम था फेलुडा। ध्यान रखिएगा ये टाटा ग्रुप का है। तो ये आपसे कहाँ पूछ सकता है? ये आपसे टिस्मेट में पूछ सकता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा टेस्टिंग किट का। देखिए श्रुतिका, अल्जाइमर्स जो है वो एक डिजीज़ होती है। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में जो मेमोरी लॉस होने लगता है ये उससे रिलेटेड होता है, आदमी भूलना शुरू कर देता है चीज़ों को। तो उससे रिलेटेड है ये अल्जाइमर्स। ठीक है। उसमें क्वेश्चन आएगा कि वो आपसे सीधे पूछेगा, या तो थीम पूछेगा। अब टिसनेट में आपसे इतना सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि डिमेंशिया पे आपसे बहुत डिटेल में पूछ दे। ठीक है। आपको एज अ नॉलेज चाहिए तो फिर मैं वो आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आदमी भूलने लगता है अल्जाइमर में चीज़ें जैसे जैसे उसकी एज बढ़ने लगती है। ऑलराइट, ओके। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये वर्ल्ड फर्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट है डेट विल डिप्लॉय स्पेसिफिकली अडेप्टेड कैस 9, ये एक प्रोटीन का नाम है। ठीक है। तो आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा, ये टेस्ट फेलुडा जो है वो टाटा ग्रुप ने इसको स्टार्ट किया है। फिर देखिए, देखिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ठीक है। 8 बीचेस को चुना गया था उसमें,
ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बेसिकली इसलिए है, इसका मतलब बता देता हूँ ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड का होता क्या है मतलब। तो देखिए जो बीचेस वगैरह है ना, उसको क्लीन और हाइजीन तरीके से मेंटेन किया जाएगा। टूरिस्ट आएंगे ये टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। तो इंडिया के 8 बीचेस को अप्रूवल मिला है और ये इनके 8 बीचेस हैं। ठीक है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ध्यान रखिए किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्लीन और हाइजीन से रिलेटेड है बीचेस के। तो 8 बीचेस हैं और ये उनके नेम्स है। तो बहुत सारे अगर नेम्स होते हैं तो मेरे ख्याल से उनको याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन आपसे पूछ सकता है कि किससे रिलेटेड है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो आप। ठीक है, ब्लू व्हेल, ब्लू वाटर, इस तरीके से आप याद रख सकते हो इजीली चीज़ों को। फिर देखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, केसेस है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा और फोटो भी देख लीजिएगा। ये देखिए, ये यूनाइटेड नेशन ने नेम किया है 18 ईयर ओल्ड इंडियन टीनेजर और इसका नाम है उदित सिंघल। ठीक है, उदित सिंघल है, इनका नाम याद कर लीजिए। तो ये क्या इनको मिला है, ये यंग लीडर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, यंग लीडर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन्होंने, ये दिल्ली बेस्ड एक टीनेजर हैं जिन्होंने एक ग्लास टू सैंड इनिशिएटिव लिया था। तो इस ये इनिशिएटिव क्या था, ये जीरो वेस्ट इकोसिस्टम था जिसमें ग्लास को सैंड में कन्वर्ट करने के लिए इन पे ये काम कर रहे थे। ठीक है, तो इनको ये चुना गया है यंग लीडर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, यूनाइटेड नेशन ने इनको चुना है और इनका नाम है उदित सिंघल। ठीक है, उदित सिंघल याद रखिएगा, यंग लीडर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एंड यूनाइटेड नेशन ने इनको सिलेक्ट किया है और इनका इनिशिएटिव था ग्लास टू सैंड इनिशिएटिव, मतलब जो ग्लास है वेस्ट है, ठीक है, उसको सैंड में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये देखिए, बीच बीच में मैं ऑर्गेनाइजेशन भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, सार्क, सार्क का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। और इसके जो मेंबर्स हैं वो ये हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा, बाकी आगे एक्रोनिम वगैरह आपको बता देंगे कैसे शॉर्टकट में याद रखना है, क्योंकि कंट्रीज पूछ देता है, इसमें कोई 5 कंट्री का ग्रुप है, कोई 7 कंट्री का ग्रुप है, तो उसमें नाम बेसिकली आपसे कभी कभी पूछ देता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, पहली बात तो सार्क का यहाँ फुल फॉर्म याद रखिएगा और उसके बाद आप याद रखिएगा कि इसमें कंट्रीज कितनी है। ऑल राइट, फिर देखिए स्मार्ट सिटी इंडेक्स। तो आपको ध्यान रखना है कि स्मार्ट सिटी इंडेक्स में किसने टॉप किया है, वो है सिंगापुर। ठीक है, और लोग ऐड हो रहे हैं, एक मिनट ऐड कर देते हैं जरा, एडमिट कर लें। तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स में टॉप किसने किया था, ध्यान रखिएगा, सिंगापुर ने। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, एक मिनट इसको इमेज को डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है इंडिया में, ठीक है, तो मेजरली 2 जगह हैं। ठीक है, इनको गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। तो देखिए, गोल्डन क्रेसेंट, क्रेसेंट का मतलब होता है चांद जैसा शेप। ठीक है, चांद जैसा शेप होता है क्रेसेंट का। ठीक है, तो गोल्डन क्रेसेंट में 3 कंट्रीज आती है, ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ये देखिए, ये यहाँ पे गोल्डन क्रेसेंट बनाते हैं। और गोल्डन ट्रायंगल ये बनाते हैं, गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं लाओस, बर्मा एंड थाईलैंड। ठीक है, ये काफी बार पूछा गया है कई एग्जाम्स में, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बारे में, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, गोल्डन क्रिसेंट इधर कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, और गोल्डन ट्रायंगल जो है वो लाओस, बर्मा एंड थाईलैंड, ये 3 कंट्रीज मिलके बनाती हैं ट्रायंगल एंड क्रिसेंट। ठीक है, फिर देखिए ब्रिक्स के बारे में थोड़ा देख लीजिए क्या है। देखिए, ब्रिक्स बेसिकली जो है ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना। ठीक है, फिर बाद में पहले 4 कंट्रीज थी, फिर बाद में 5वीं कंट्री 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ी है, तब इसका नाम हो गया ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में भी याद रखिएगा बेसिकली 5 कंट्रीज हैं। ठीक है, 5 कंट्रीज हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो दो हम लोग ग्रुपिंग देख चुके हैं, सार्क देखी है, ठीक है,
ब्रिक्स देखा है, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने एशियन डेवलपमेंट बैंक देखा, ठीक है, ये सब चीज़ें देखी हम लोगों ने। फिर देखिए वर्ल्ड बैंक ने रिलीज की अपनी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ध्यान रखिएगा, ह्यूमन कैप, पहली बात यहाँ पे क्या रखना है आपको याद, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन रिलीज करता है, वो है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और इंडिया की उसमें रैंक कितनी थी, वो थी 169, ठीक है, इंडिया की रैंक थी 169। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक रिलीज इट्स एनुअल रिपोर्ट एंड द नेम ऑफ द रिपोर्ट वाज ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स एंड इंडिया रैंक वाज 169। तो ये दो चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें से, ठीक है। ठीक है, जितना बता रहा हूँ आपको उतना ही रखना है, बाकी बैकग्राउंड थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखी हुई हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, पर फैक्ट वाइज आपको इतना ध्यान रखना है। फिर देखिए जो नई पार्लियामेंट बन रही है उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, हु हैज़ वॉन द बिड, टाटा ग्रुप। तो ये आपसे टिस्मेट में पूछ सकता है, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज रिसेंटली वॉन द बिड। न्यू पार्लियामेंट जो बना रही है वो टाटा ग्रुप बना रही है, ठीक है। तो सेंट्रल विस्टा ऐसा करके उसको नाम दिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली क्या क्या पर्पस था, जो बिल्डिंग थी बहुत पुरानी थी एंड जो नंबर ऑफ एमपीज थे उनके हिसाब से जो वहाँ पर बना हुआ था बैठने का वो उतना सब कुछ नहीं था। तो अभी नया कुछ करना है, नया बनाना है, तो इसलिए अब उसको और लार्ज एरिया में एक्सपेंड करके बनाया जाएगा आगे को देख के, ठीक है। फिर अब देखिए हिस्ट्री थोड़ी देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए किंग जॉर्ज 5, ठीक है, इन्होंने शिफ्ट की थी कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पहले कैपिटल 1911 तक वो कैलकाटा थी, फिर 1911 में कैपिटल शिफ्ट की गई कैलकाटा टू दिल्ली, ठीक है। दिल्ली क्यों शिफ्ट की गई, देखिए कहीं पर अगर रूल करना है तो सेंटर पोजीशन पे आपको वहां पे अपने आप को कैप्चर करना पड़ेगा, ठीक है, वहां पे स्टैब्लिश करना पड़ेगा। अभी किसी कोने में स्टैब्लिश करोगे तो अगर दूर से कोई आ रहा है तो आपको इजीली अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर ये सोच करके अपने आप को एकदम सेंटर में अपने आप को स्टैब्लिश किया गया था, इसलिए कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट किया गया, ठीक है। तो 1911 में ये हुआ था। तो इसको ध्यान रखिएगा कि किंग जॉर्ज 5 ने कैपिटल शिफ्ट की थी इंडिया की फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, ठीक है। और एडमिन लुटियंस, आप लोग लुटियन सिटी आप लोगों ने सुना होगा, तो एडमिन लुटियंस जो है उन्होंने इसको कैपिटल सिटी को बनाया था। और ये जो पार्लियामेंट है, करंट पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन है, वो एडमिन लुटियंस ने बनाया। तो ये ध्यान रखिएगा, देखिए हिस्ट्री का भी यहाँ पे कवर हो गया इस तरीके से। एडमिन लुटियंस का नाम ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ सकता है कि जो ये अभी करंट में पार्लियामेंट हाउस और राष्ट्रपति भवन है वो किसने बनाया था, वो बनाया था एडमिन लुटियंस ने। आप कभी अगर गए हो म्यूजियम, ठीक है, प्रेसिडेंट म्यूजियम अगर गए हो दिल्ली में, तो आपको वहां पे देखोगे पूरा मैप लगा रहा है और एडमिन लुटियंस की इमेजेस और पूरा आर्किटेक्चर जो उन्होंने बनाया था सब लगा हुआ है वहां पे, ठीक है। तो कभी जाइएगा तो विजिट करिएगा वहां पे। फिर ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कोसी रेल महासेतु। सो ये बना है महासेतु ब्रिज, 1.8 किलोमीटर। अभी भी लोग आ रहे हैं, रुको ऐड कर देते हैं। देखिए कोसी रिवर पे बना है और इसको बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार भी, ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में पूछता है कोसी रिवर के बारे में, कोसी रिवर को सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं। देखिए ज्योग्राफी भी पैरेलल चलती जा रही है, हिस्ट्री भी पैरेलल चलती जा रही है, करंट अफेयर से रिलेट करके सब लोग पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो कल को क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे आपसे, करंट अफेयर जो होगा उसी के बैकग्राउंड से चीजें पूछेंगे आपसे। तो कोसी जो है एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, उसका मतलब क्या है, वो देखिए नेपाल के थ्रू भी फ्लो होती है और इंडिया के भी और तिब्बत का भी कुछ पार्ट कवर करती है, ठीक है। तो ये ब्रिज जो बना है महासेतु, ठीक है, इस रिवर पे बना है ताकि ईस्टर्न पार्ट जो है उस वहाँ की एक्सेस जो है थोड़ी इजी हो जाए। वहाँ पे थोड़ा सा टेरेन जो है डिफिकल्ट है रीच करना वहाँ पे एक्सेस, तो उसके लिए बेसिकली ये सेतु बनाया गया है ताकि ईज हो जाए, वहाँ पे मूवमेंट जो हो वो इजीली हो सके, इसलिए ये बनाया गया है। तो बाकी ध्यान रखिएगा, कोसी रिवर, सौरव बिहार और महासेतु ब्रिज यहाँ पे बना है रिसेंटली, ठीक है। ठीक है, अभी ये देखिए ये टिस्मैट टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो टिकटॉक जो है वो यूएस में, कल मैंने आपको बताया था, परसों शायद बताया था, हाँ, आपको बाइट डांस के बारे में बताया था कि क्या चल रहा है इशू, यूएस क्यों चाहता है वहां पर इस्टेब्लिश करना।
तो ध्यान रखिएगा, बाइट डांस देखिए चाइनीज कंपनी है, ठीक है, और इसकी ऐप थी टिकटॉक। तो अब टिकटॉक क्या कर रही है, मर्जर करना चाह रही है ओरेकल के साथ। ओरेकल आपने फर्म का नाम सुना होगा, यूएस बेस्ड फर्म है, तो इसके साथ मर्जर की बातें चल रही हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो तीन चीजें आ गई बेसिकली आपको यहाँ पे जो ध्यान रखनी है, एक बाइट डांस याद रखिएगा, फिर टिकटॉक याद रखिएगा। तो आपसे पूछ सकता है कि टिकटॉक की रिसेंटली मर्जर किसके साथ कर रहा है यूएस में, तो ओरेकल का याद रखिएगा नाम, ठीक है, फेमस कंपनी ओरेकल, आप लोग ने सुना ही होगा। तो ये टिस्मैट में थोड़ा क्वेश्चन बन जाता है इधर। तो ये देखिए थोड़ा, ये कल्चर आर्कोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ थी। तो आप लोग क्या ध्यान रखिएगा, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, किसने स्टैब्लिश किया था, एलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में एलेक्जेंडर कनिंगम ने बनाया था, ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो इसको भी याद रखिएगा, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एलेक्जेंडर कनिंगम। फिर देखिए, ये देखिए न्यू पीएम ऑफ जापान, ठीक है, योशीहाइड सुगा, इनका नाम याद रखिएगा, और इन्होंने रिप्लेस किया है शिंजो अबे को, ठीक है। तो एक न्यूज़ ये हो गई, योशीहाइड सुगा, और वहाँ की जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है डाइट, ये जापान की पार्लियामेंट का ही डाइट है। तो आपको डाइट अगर नहीं याद आता तो ध्यान रखिएगा, जापानीज पीपल बहुत हेल्दी खाते हैं, बहुत डाइट कॉन्शियस रहते हैं, ठीक है, और बहुत लॉन्ग लाइफ उनकी रहती है। तो ध्यान रखिएगा, डाइट पार्लियामेंट का नाम है जापान की, ठीक है। फिर ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वर्ल्ड ओजोन डे, पहली न्यूज़ आपको ध्यान रखनी है, कब होता है, ये होता है 16 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा 16 को होता है वर्ल्ड ओजोन डे। थीम याद रखिएगा, ओजोन फॉर लाइफ, 35 years ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ठीक है, थीम है ओजोन फॉर लाइफ, ठीक है, 35 years ऑफ ओजोन लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। तो देखिए 35 years ऑफ ओजोन लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है, उनका कुछ प्रोटोकॉल आया था उस टाइम में, तो तब उन्होंने ये प्लेज किया था कि 35, वहाँ से अब तक के 35 years हो गए हैं जब हम लोगों ने प्लेज किया था कि अब प्रोटेक्ट करना है और ये ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ क्या रखना, देखिए ये एनवायरनमेंट की न्यूज़ हो गई, ठीक है, करंट अफेयर में बस इतना ही था, ओजोन डे ये होता है और थीम ये होगी, लेकिन आपसे कभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछ देता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो है ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन से रिलेटेड, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो और ओजोन लेयर बेसिकली जो है वो प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन से आती है ना, उसको प्रोटेक्ट करती है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है अर्थ को, ठीक है, हार्मफुल रेडिएशन को रोकती है, और स्ट्रेटोस्फियर में होती है आपकी ओजोन लेयर, ठीक है। ये भी पूछता है आपसे कौन से रीजन में होती है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटोस्फियर में होती है। फिर देखिए किगाली एग्रीमेंट हुआ था, वो हाइड्रोक्लोरो फ्लोरोकार्बन्स को रिड्यूस करने के लिए हुआ था, ठीक है। तो 16 सितंबर, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थीम हो गई ओजोन फॉर लाइफ, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए हुआ था, ओजोन लेयर के लिए, तीसरा। फिर देखिए ओजोन लेयर कहाँ पे मिलती है आपको, स्ट्रेटोस्फियर पे, चौथा क्वेश्चन, सीधे सीधे फैक्ट बता रहा हूँ, अब स्टोरी बता दी, अब सीधे सीधे फैक्ट। पांचवा की गाली एग्रीमेंट किसको रिडक्शन के लिए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रिड्यूस करने के लिए। तो कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5, सीधे सीधे फैक्ट याद रखिएगा आप लोग। फास्ट तो नहीं हो रहा ना, ठीक है ना स्पीड, एक बार कंफर्म कर दीजिए, ठीक है ना, स्पीड फास्ट तो नहीं हो रहा कुछ, ओके 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 या ओके फाइन, ओके ओके, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, इस पेस से चलेंगे तो फिर आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ओके, थैंक यू सो मच। फिर देखिए इंडिया का टारगेट था ट्यूबरक्लोसिस को एंड करने का बाई 2025, इसको पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था हम लोगों ने, ठीक है।
तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, MTB, ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। तो 2025 इंडिया का टारगेट था कि एंड करना है ट्यूबरक्लोसिस इस डेट तक हम लोगों को। फिर देखिए वर्ल्ड मैरीन टाइम डे, ठीक है, वर्ल्ड मैरीन टाइम डे 24 सितंबर को होता है, और इस बार की जो थीम थी वो थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लानट, ठीक है, सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लानट। देखिए बहुत बार ऑयल स्पिल हो जाता है, ठीक है, ओशियंस में, तो ऑयल स्पिल जो है वो बहुत ही ख़राब होता है, ऊपर जो लेयर एक पूरी जम जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई एकदम कट ऑफ हो जाती है, और जो ओशियंस में ऑक्सीजन होती है वो रिड्यूस करने लगती है। तो जब ऑक्सीजन रिड्यूस करने लगती है तो मरीन लाइफ पूरी इम्पैक्ट हो जाती है और डेड होने लगती है, और इसको क्लीन करना ऑयल स्पिल को बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए ये थीम उससे रिलेटेड है, देखिए सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लानट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए 380 वेल्स डेड हो गई थी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एक जगह पे, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैक्वेरी हार्बर, तस्मानिया आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा, बस जगह का नाम याद रखिएगा, ठीक है, तस्मानिया आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। मास किलिंग हो, मास में डेथ हो गई थी इनकी, 380 वेल्स ऑलमोस्ट डेड हो गई थी, और ये मतलब ऐसा नहीं है इस बार का, ये हर बार का फिनोमेना है, ऐसा मास स्ट्रैंडिंग डेथ आमतौर पे यहाँ पे बहुत टाइम से देखा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा जगह का नाम तस्मानिया आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ऑलराइट, इसमें बस आपको इतना याद याद रखना है, ठीक है। गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए देखिए बहुत काम कर रहा है, तो उसकी एक स्कीम का नाम है फेम स्कीम। तो आप लोग यहाँ पे बस फेम स्कीम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, क्योंकि बहुत काम चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के, तो इस स्कीम का बस नाम ध्यान रखिएगा, फास्टर, तो आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि फेम स्कीम का फुल फॉर्म क्या है। तो सेकंड फेज देखिए, एक फेज पूरा हो गया था, ठीक है, और सेकंड फेज शुरू हुआ था, तो 2019 में उसको दोबारा लॉन्च किया गया था, और 2019 से 2022 तक ये स्कीम आपका रहेगा जो सेकंड फेज है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखिए मैं आपको थोड़ा सा ये डिटेल में इसलिए बता देता हूँ चीज़ों को, उसका एक पर्पस है। अभी मान ली रिटर्न क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद आप लोग परेशान हो गए जीडी के लिए, वहाँ पर आपको ये सब नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, जीडी में भी एक से एक प्रिपेयर करके लोग आते हैं। तो अभी से थोड़ा थोड़ा सुनते रहेंगे तो हैबिट में हो जाएगा, ताकि आप जब उस टाइम पढ़ोगे कोई भी एग्जाम के लिए, जीडी वगैरह के लिए, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा, पहली बार सुना सुना सा नहीं लगेगा उस टाइम पे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा थ्योरी भी बता देते हैं, बाकी मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि ये फैक्ट याद रखना है, इसमें आपको ये फैक्ट याद रखना है। और इतने कम टाइम में हम लोग खत्म कर ले रहे हैं, 1.5 आवर्स में 1 मंथ की पूरी करंट अफेयर। फिर देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसने रिलीज किया है साइबर सिक्योरिटी विजन फ्रेमवर्क, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के लिए फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। अभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में भी बहुत फ्रॉड हुए थे, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा, तो इसके लिए आरबीआई ने ये लॉन्च किया अपना साइबर सिक्योरिटी विजन फ्रेमवर्क, और उसका नाम क्या रखा है फ्रेमवर्क का, उसका नाम रखा है टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी, ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको मॉनिटर, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को मॉनिटर करने के लिए बनाया है। ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है न्यूज़, ये देखिए 28 सितंबर को, ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन होता है, जो आरटीआई है ना अपना। तो आरटीआई क्या है, एक फंडामेंटल राइट है हर सिटीजन का। तो आपसे ये पूछ सकता है कि आरटीआई कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो ध्यान रखिएगा बस, आप यहाँ पे आर्टिकल आता है अंडर 19 के, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अंडर आर्टिकल 19 आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, अंडर आर्टिकल 19 है। जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है, अंकुर सर जब आपको आर्टिकल्स पढ़ाएंगे तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, आरटीआई इसके अंदर आता है, सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरटीआई कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। फिर ये देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, सीओपी 21-22 ये होती रहती है ना, तो जो 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगी
ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये होगी, ठीक है, कन्मिंग चाइना 2021 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, ये होगी कन्मिंग चाइना में, इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर ये देखिए, केरला ने एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन में, ठीक है, जीता है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ग्रैंड अवार्ड फॉर मार्केटिंग और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रेस्टिजियस पाटा ग्रैंड अवार्ड, ठीक है, केरला ने जीता है, ध्यान रखिएगा, केरला टूरिज्म ने जीता है ये पाटा अवार्ड, और इसको दिया है ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पाटा पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, और केरला टूरिज्म ने इसको जीता है, ठीक है, ये रहने दीजिए। फिर ये देखिए, जीमैक्स, एक्सरसाइज का नाम है जीमैक्स। अब कैसे याद रखना है, बहुत सी एक्सरसाइज तो मैं ऐसे ही याद कर लेता हूँ। जीमैक्स इंडिया जापान, और इंडिया जापान के बीच में ही है जे आई, ठीक है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ऐसे ही याद रख लिया, मुझे मैंने देख लिया, ठीक है। और कोई कंट्री तो जैसे है नहीं जिसकी इंडेक्स एक्सरसाइज होती है, और आपसे पूछेगा कि कौन सी रिसेंटली हुई थी, तो इंडिया जापान, ठीक है। कल देखा था हम लोगों ने कौन सी, सीन्यू देखा था, ठीक है, धर्म देखा था, धर्मा देखा था, ठीक है, एक्सरसाइज ये थी। तो इस तरीके से सीन्यू देखिए जापानीज वर्ड था, ठीक है, तो दो एक्सरसाइज ऐसे ही याद हो गई थी, एक बची थी धर्मा, इसको याद कर लिया था हमने, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जीमैक्स, ठीक है, इंडिया जापान नाम से ही याद हो जा रहा है एक्सरसाइज की। तो इस तरीके से वर्ड्स को आप लोग वहाँ पे देख के फिल्टर आउट करके इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। फिर देखिए एशियान, दो ऑर्गेनाइजेशन देख चुके हैं, एक और देख लेते हैं इसी में। एशियान होता है, न्यूज़ में था ये, ठीक है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अगर आप मैप देखोगे तो उसमें आप लोग देखोगे साउथ ईस्ट एशियन नेशन में ये सब कंट्रीज आती हैं, ठीक है। नाम याद नहीं याद आता कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग को इतना आइडिया रहना चाहिए कि इस साइड ये सारी कंट्रीज एक ही ग्रुप में है पूरी, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलती होंगी कि इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, पूरा ग्रुप है कलेक्टिव यहाँ पे जो आपको पूरा मिलता है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में। तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है, एक्रोनिम मैं आपको बता दूंगा कुछ छोटा सा बना के, तो आप लोग उसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। फिर ध्यान रखिएगा, इतना कुछ मत देखिए इसमें, बस ये देखिए एक इक्वत, ठीक है, ये एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करेगा कश्मीरी पंडित्स को, ताकि वो एंगेज हो सके अपने प्रोफेशनल और सोशल नेटवर्किंग में, ठीक है, और अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकें एक प्लेटफॉर्म पे ले जाके, ठीक है। तो ये ऐप है प्रिजर्व और प्रमोट करने के लिए कश्मीरी पंडित कल्चर को। तो ध्यान रखिएगा, वर्चुअल प्लेटफॉर्म का नाम, ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि रिसेंटली एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था कश्मीरी पंडित्स को प्रिजर्व और प्रमोट करने के लिए, उनके कल्चर को और उनके प्रोफेशन को। तो इक्वत है उसका प्लेटफॉर्म का नाम, ठीक है, IQWAT, इतना आपको बस यहाँ याद रखना है, ठीक है, इक्वत। फिर देखिए वर्ल्ड टूरिज्म डे, ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है September 27 को, ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है September 27 को। और यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म डे देखिए इतना इम्पैक्ट हुआ है, तो इस बार की जो थीम थी ईयर ऑफ टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी थीम दी है इस बार 2020 को, ठीक है। थीम ये है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, ये डेजिग्नेट किया है ईयर ऑफ टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको एक बोला है कि ये साल इस तरीके से होगा, और जो थीम है वो ये है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहली बार ये पता है कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, पहली बार ये वर्ल्ड टूरिज्म डे होस्ट कर रहा है मर्कोसर ब्लॉक, एक ब्लॉक ये है मर्कोसर ब्लॉक, ठीक है। तो आप लोग को बस यहाँ क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर, थीम टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, किसने पहली बार इसको होस्ट किया, पहली बार होस्ट किया, इसलिए ध्यान रखना पड़ रहा है इसको, मर्कोसर ब्लॉक, ठीक है। तो मर्कोसर ब्लॉक के बारे में ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अगर ध्यान रख सकते हैं रख लीजिए, बाकी इतना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 1991 में बना था ये ब्लॉक, और इसमें ये कंट्रीज हैं ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे, ये कंट्रीज हैं इसमें, ठीक है, ये मेन कंट्रीज हैं चार। तो ये मर्कोसर ब्लॉक है, थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा, अच्छा ठीक है, साउथ अमेरिका साइड ये ब्लॉक एग्जिस्ट करता है। फिर देखिए भगत सिंह, ठीक है, इनकी 113th बर्थ एनिवर्सरी थी। तो ये जो बॉर्न हुए थे, ठीक है, बांगा विलेज ऑफ
लियालपुर डिस्ट्रिक्ट में हुए थे ये बॉर्न, ठीक है। और भगत सिंह, राजगुरु, ठीक है, और सुखदेव, ठीक है, आपको पता ही होगा जॉन सॉन्डर्स को इन्होंने मर्डर किया था और फिर इनको कन्विक्ट किया गया था और 23 मार्च को इनको हैंग किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भगत सिंह, राजगुरु, ठीक है, और जॉन सॉन्डर्स को इन्होंने शूट किया था। फिर देखिए वर्ल्ड रेबीज डे, ये होता है 28 सितंबर को। और इस बार की जो थीम थी वो थी एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट, ये इस बार की थीम थी इसकी, ठीक है। फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं देखना, मैं बता रहा हूँ क्या देखना है, थोड़ा हिस्ट्री भी निकाली मैंने। तो ध्यान रखिएगा, एक डिजीज सैंडलवुड आपने सुना होगा कितना महंगा है, ठीक है। और इसकी बहुत वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब चोरी छिपे बहुत इसकी स्मगलिंग होती है इसकी सैंडलवुड की, ठीक है। बाहर तक भेजा जाता है इंडिया के। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, टीपू सुल्तान जो थे इन्होंने सैंडलवुड को डिक्लेयर किया था ट्री को रॉयल ट्री ऑफ मैसूर, ठीक है। इसमें एक डिजीज हो गई थी रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली इसमें एक डिजीज हो गई थी, तो उसको लेकर के ये न्यूज़ में था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये स्पाइक डिजीज हो गई थी और इसमें फाइटोप्लाज्म जो है वो, उसकी वजह से पेड़ जो है वो खराब होने लगे, तो ये बहुत महंगा आता है सैंडलवुड। तो टीपू सुल्तान ने इसको डिक्लेयर किया था रॉयल ट्री ऑफ मैसूरू, ठीक है। सैंडलवुड स्पाइक डिजीज, SHD। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है रिसेंटली सैंडलवुड में कौन सी डिजीज हुई थी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा एक सैंडलवुड स्पाइक डिजीज हुई थी और टीपू सुल्तान ने इसको रॉयल ट्री ऑफ मैसूरू भी बोला था। फिर देखिए वर्ल्ड हार्ट डे, ठीक है। वर्ल्ड हार्ट डे होता है 29 सितंबर को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए होती है बेसिकली कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए। फिर देखिए गूगल का ये एक कैंपेन था, ध्यान रखिएगा, टिस्मेट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। गूगल का एक कैंपेन था मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग। तो मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग क्या था आपसे पूछ सकता है, या तो आपसे पूछ सकता है कि मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग किसका कैंपेन था। तो ध्यान रखिएगा, मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग गूगल का कैंपेन था। तो इसमें क्या था, जितने भी बिजनेसमैन थे, स्मॉल बिजनेसमैन थे, ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए बेसिकली ये था एक प्लेटफॉर्म में ला करके स्मॉल को मतलब स्ट्रॉन्ग, छोटे बिजनेस और उनको स्ट्रॉन्ग बनाना था। तो ध्यान रखिएगा गूगल का था ये, ठीक है। फिर ये न्यूज़ में था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसमें ये था बेसिकली बस 5-5 किलो वेट बढ़ा दिया गया था, जो एवरेज वेट होता है इंडियन का, पहले 60 kg मानते थे अब 65 मानने लगे हैं। और इंडियन वुमेन का पहले 50 kg मानते थे अब 55 मानने लगे हैं, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने ये चेंज किया है इसमें एवरेज वेट। तो अपना अपना ध्यान रखिएगा वेट, तो इजीली रिमेम्बर कर पाएंगे कि अच्छा अब ये स्टैंडर्ड वेट कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2-3 पॉइंट है वो बताएंगे। ध्यान रखिएगा चाइना टॉप प्रोड्यूसिंग गोल्ड है, ठीक है, सबसे ज़्यादा गोल्ड चाइना प्रोड्यूस करता है। आप लोग ने वो मूवी देखी होगी ना साउथ की, कोलार फील्ड माइन, KGF क्या नाम था, मेरे को नाम भी नहीं याद आ रहा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऐसी माइन एक थी कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है। तो पहले ये बंद कर दी गई थी, फिर उसका रिवाइवल हुआ, ठीक है। KGF, ओके ओके, KGF, हाँ यही थी कोलार गोल्ड फील्ड, ओके, ठीक है ठीक है। तो वो सही में थी KGF, ठीक है। तो इसका रिवाइवल फिर से किया गया और काफ़ी कंट्रोवर्सी में रही है, ठीक है। तो ये जो कोलार गोल्ड माइन है, ठीक है, थोड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी। तो इसको करीब स्टेप लोकेट किया गया 100 किलोमीटर बेंगलुरु से है, ठीक है, और ये 2001 से क्लोज्ड है। तो आप लोग बस यहाँ ध्यान रखिएगा कि चाइना जो है वो टॉप प्रोड्यूसिंग है, गोल्ड प्रोड्यूसिंग है। यूएस के पास हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व है, ठीक है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कर्नाटक प्रोड्यूस करता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड कौन है इंडिया में, कर्नाटक, ठीक है। और ओलो ओवरऑल इंडिया में देखें तो इंडिया 10th लार्जेस्ट है, ठीक है। हम लोग बहुत सारा गोल्ड एक्सपोर्ट करते हैं और एक मेजर रीजन हमारे फिजिकल डेफिसिट का ये भी है कि हम लोग काफ़ी इंपोर्ट करते हैं गोल्ड। तो गोल्ड क्योंकि आता है हमारे इंडिया में और वो आइडल रखा रह जाता है लोगों के पास, उसका यूज़ तो कहीं होता नहीं इकॉनमी में, ठीक है। तो आइडल एसेट है एक तरीके से वो। फिर देखिए
इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, ये होता है 30 सितंबर को। और इस बार की जो थीम थी वो थी फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ड इन क्राइसिस। फाइंडिंग द वर्ड फॉर अ वर्ड इन क्राइसिस, ये इस बार की थीम थी, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री और गांधी जी रिलेटेड है इनसे। हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ ध्यान रखिएगा गांधी जी ने फाउंड किया था, ठीक है। यरवदा जेल में थे, फास्ट कर रहे थे, उस टाइम ही इन्होंने फाइंड किया था। तो मकसद इसका ये था टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी इन इंडिया एंड देयर अपलिफ्टमेंट। तो आपसे सीधे पूछेगा ऑर्गेनाइजेशन का नाम कि हरिजन सेवक संघ के फाउंडर कौन थे, तो ध्यान रखिएगा गांधी जी थे, ठीक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री की देखिए न्यूज़ हो गई है, इसको याद रखिएगा। बहुत से लोग जानते होंगे, दिल्ली के जो लोग होंगे, किंग्सवे रोड है, किंग्सवे कैंप रोड दिल्ली में, अगर कोई दिल्ली से है यहाँ तो, ठीक है। तो ये सितंबर का भी करंट अफेयर खत्म हो गया, 4 मंथ के करंट अफेयर कंप्लीट हो गए हैं।